नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑन मैप में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हिस्ट्री ऑन मैप में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि 2024 की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न इसी चैप्टर से आया था और आगे हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ऐसे में आपको लोकेशंस देखना बहुत जरूरी होगा। क्या है वो चैप्टर हम जरूर बताएंगे आपको, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूं। शाम के 6 बज चुके हैं, आपके पास अब सिर्फ 6 घंटे का समय शेष है इस प्रतिज्ञा P2I बैच से जुड़ने का। तो दोस्तों, बिल्कुल भी समय मत गंवाइए, शीघ्रता करते हुए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। जो दो खास बातें हैं, 2 या 3 खास बातें हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं क्योंकि फिर हमें पढ़ने चलना है। सबसे पहली खास बात तो यह है कि इसमें हिंदी में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी विषय की शुरुआत जो है वो अमृत उपाध्याय सर ने करी है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात यहां पर यह है, दूसरी सबसे बड़ी खास बात का पहला अंश जो है वो ये है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं 2025 का दोस्तों, तो आपकी फुल फी जो है वो रिफंड की जाएगी। और ऐसा रिफंड देने वाला ये एकमात्र बैच अभी तक जो लागू हुआ है, शायद आगे नहीं आएगा। ध्यान रखिए, ऐसा एकमात्र बैच जो है वो आज उस बैच में एनरोल करने की अंतिम तिथि है। यानी डेफिनेटली बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इतने फीस में या इसके आसपास की फीस में उन्होंने एडमिशन लिया होगा, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर उन्हें फीस वापस नहीं की जा रही है। लेकिन जिन लोगों ने इस बैच में एडमिशन लिया और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, उनको ये फीस रिफंड कर दी जाएगी। जबकि इसमें आपको 18 किताबों का सेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 18 किताबों का आपको इसमें सेट भी मिल रहा है। डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं, मोर देन 1000 आवर्स। आपको इसमें प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के लिए अलग से क्लासेस, मेंस के लिए अलग से क्लासेस, मेंटरशिप, नोट्स, PDFs, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UPSC, you will get it from here। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो वैलिडिटी है, वैधता जिसको कहते हैं, वैधता जो है आपकी 1 साल बढ़ा दी जाएगी। तो वैधता 1 साल के लिए बढ़ जाएगी, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वैलिडिटी भी 1 साल इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके के बैच से जुड़ने का अंतिम मौका है। जल्दी से जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है इस बैच का, आप वहां जाइए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और इस बैच में एनरोल हो जाइए। ये आज अंतिम मौका है, 6 घंटे शेष हैं। फिर मत कहिएगा कि स्टडी IQ ने फ्री में नहीं पढ़ाया। ये फ्री वाला बैच है, लेकिन उनके लिए जो UPSC का प्री क्वालिफाई करने की हिम्मत रखते हो, यानी जिनके अंदर जो है जज्बा है, जोश है, उनके लिए। अब ये देखिए, लॉन्ग टर्म बैच है 36 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म का बैच, ये दूसरा लॉन्ग टर्म बैच है जो शुरू हो चुका है। इसमें भी आप एनरोल करा सकते हैं। क्लासेस इसमें 5 अगस्त से शुरू होंगी, शाम को 6 बजे। ठीक है, और इसमें भी आप विरद लाइव कोड का प्रयोग करके 32,999 में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म बैच है, काफी लंबी वैधता के साथ में, सारी फैसिलिटीज इसमें भी मिलेंगी। लेकिन ये प्रतिज्ञा बैच नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रतिज्ञा बैच है, इसमें ये कंडीशंस लागू हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये वाली उसमें एडमिशन लेने का आज आपका अंतिम दिन है, 3 अगस्त, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब सेशन की कर लेते हैं शुरुआत। और सेशन की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, तो चलिए मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर हिस्ट्री ऑन मैप में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री ऑन मैप में तो भाई हम पढ़ने वाले हैं आज हिस्ट्री ऑन मैप। इस कार्यक्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में, भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश भारत की बात होगी। ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। और इसके ऊपर जो डिस्कशन होने जा रहा है वही आज हम यहां पर देखने वाले हैं। और हमेशा की तरह आपको बता देता हूं कि आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे, विरद लाइव, अगर आपको स्टडी IQ में कुछ भी परचेज करना है तो चलिए, मैंने जैसा कि बताया आपको कि हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में यहां पर पढ़ेंगे। भू राजस्व व्यवस्था का एक भाग है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तकरीबन 19% हिस्सा जो है
शुरुआत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से शुरू होता है। और ये वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से ब्रिटिशर्स ने भारत की जो धन संपदा है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, उसको लूटने का एक लीगल तरीका एक तरीके से अपनाया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखेंगे, देखिए मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में ज़रूर पढ़ें। कैसे भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है या भारत का जो धन संपदा है उसे यहाँ से शिफ्ट किया गया और बहुत लीगल तरीके से शिफ्ट किया गया, जबकि उसको एक शोषण का नाम हमें देना चाहिए और देते ही हैं हम लोग कि ये आर्थिक शोषण था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया और इसका कोई हल भी नहीं था उस समय तक शायद हमारे पास में। तो ये किया गया है। इसको इस तरीके से लोगों ने कहा है, विद्वानों ने इस तरीके से कहा है कि गंगा को किस तरीके से, गंगा की जो शुद्धियां हैं उसको किस तरीके से टेम्स में निचोड़ा गया, गंगा की संपदा को कैसे टेम्स में निचोड़ा गया। गंगा भारत को रिप्रेजेंट करती है, वहीं टेम्स लंदन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, इस चीज को आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि पढ़ना चाहिए आपको, अगर आप थोड़ा विश्लेषणात्मक तरीके से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो। ऑल्दो हम जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो तो आज की भू राजस्व व्यवस्था है, और आज के इस चैप्टर में भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इन तीनों व्यवस्थाओं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होगी आज स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सबसे पहले तो हमें मैप ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग भारत का नक्शा ड्रॉ करते हैं, भारत के नक्शे को ड्रॉ करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, ये आपका गुजरात वाला इलाका हो गया और फिर हम बॉम्बे होते हुए, गोवा होते हुए, केरल होते हुए साउथ में जाएंगे और तमिलनाडु होते हुए, मद्रास होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, उड़ीसा की तरफ खिसकते हुए और आप ये पहुंच जाएंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है। फिर इधर आइए, गुजरात के उत्तरी हिस्से से हम चलेंगे राजस्थान की तरफ और राजस्थान से पंजाब की तरफ और जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह का जो इलाका है वहां से गुजरते हुए पूर्वी हिस्से की तरफ आ जाएंगे और नेपाल की तरफ मूव कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश और नेपाल की बॉर्डर को पार करते हुए सिक्किम की तरफ आएंगे, भूटान को यहाँ पे बनाएंगे और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हुए, देखिए आप यहाँ पर मणिपुर वगैरह क्रॉस कर चुके हैं और अब आप बांग्लादेश को यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। कैसे, थोड़ा बांग्लादेश अच्छा नहीं बना है पर ठीक है, हमें क्या ही करना है उसका। और यहाँ से आप बर्मा को इधर लोकेट कर सकते हो। पर हम बात कर रहे हैं 17वीं 18वीं शताब्दी की। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में आप जनाब जो है वो पाकिस्तान को भी जरूर बनाएं, ठीक है। 17वीं 18वीं शताब्दी में आप पाकिस्तान को भी जरूर यहाँ पर ड्रॉ करें, मेरा आपसे ये निवेदन है। तो ये उस समय का मान लेते हैं कि तकरीबन मैप है, तकरीबन नक्शा है उस समय के भारत का, ठीक है। तो मतलब ये उस समय का। अब आप चाहें तो ये वाला जो बॉर्डर है मतलब इसको इरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 17वीं 18वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि ये शायद हिस्सा उस तरीके से नहीं है, पर लगभग मैप इस तरीके से आपका बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी सही है। अब आप लगभग जो है 17वीं 18वीं शताब्दी के भारत को यहाँ पर तकरीबन देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है बेसिकली ये ठेके पर भू राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी। ये क्या है, ठेके पर, ये व्यवस्था जो है बेसिकली ठेके पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था है, ठीक है। ठेके पर भू राजस्व वसूलने की ये एक व्यवस्था हुआ करती थी। और अब इस व्यवस्था के बारे में अगर आपको समझना है तो आपको शुरुआत करनी होगी जब बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद से भारत के बंगाल या पूर्वी जो इलाके हैं उसमें 1765 में जो द्वैध शासन जो प्रणाली शुरू हुई उसके बारे में। तो वहां से आप देखेंगे तो रजा खान नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको बंगाल का नायब दीवान बनाया गया था, और ये रजा खान जो था इसने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूलने के चक्कर में
कर वसूलने के चक्कर में बेसिकली हम कहेंगे 1765 में बिना किसी जमीन के परीक्षण के जमीनों की नीलामी करनी शुरू कर दी। नीलामी करने में ये हुआ कि जो जितना पैसा दे देगा उतनी उसकी नीलामी, उसकी उतनी जमींदारी फिक्स हो जाएगी और हम उतने में जमीन नीलाम करके दे देंगे। जैसे मुझे लेना होगा तो मैं नीलामी में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं इतने रुपए देता हूं जमीन के, मुझे यहाँ की जमींदारी दे दो, तो ये जमींदारी हमें वहां की दे देगा। तो जमींदारी लेने के चक्कर में अब इसको बोली में अच्छी से अच्छी बोली लग सके, चीजें फिक्स हो सकें, इसके लिए बिचौलिए लगाए जाते थे। तो ये तमाम सारी अव्यवस्थाएं वहां पर हमको देखने को मिलती हैं। 1769 की अगर हम बात करें तो वहां पर ये सब काम करने के लिए आमिल रखे जाते थे, जो अधिकारी हुआ करते थे। इसने उन आमिलों को हटा दिया, वहां पर रेवेन्यू सुपरिटेंडेंट्स जो हैं या सुपरवाइजर्स जो हैं उनको नियुक्त कर दिया और ढंग से वहां पर बंगाल में राजस्व वसूली भयंकर तरीके से शुरू हो गई। भ्रष्टाचार की एकदम पराकाष्ठा जैसी वहां पर आनी शुरू हो गई। कमीशन खोरी जबरदस्त तरीके से हुई, बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है। 1772 की बात है, 1772 की बात है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो यहाँ का हेस्टिंग्स जो है वो यहाँ के गवर्नर बनाए जाते हैं, बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। और इन्होंने भी ऐसा नहीं है, लूटपाट की प्रणाली खूब जारी रखी। आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा भी होगा शायद। और ये वो व्यक्ति है जिसने 1772 में जो राजकोष था, पहले मुर्शिदाबाद हुआ करता था, मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद से इसने जो राजकोष है उसको कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया, कलकत्ता, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है राजकोष आ गया। तो मुर्शिदाबाद समथिंग हियर वेयर, यहां कहीं पर मुर्शिदाबाद है, ये आपका मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद। तो यहां कहीं पर कलकत्ता है, इस जगह पर यहां कलकत्ता है। तो मैं कलकत्ता ही लिख रहा हूं, कोलकाता नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि तब के समय का नाम ही मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो इसने राजकोष को यहां पे शिफ्ट कर दिया, मतलब जो उस समय उसकी अपनी राजधानी हुई वो वहां पर लेकर के राजकोष को चलाया, ये काम उसने किया। और इसने भी इस तरीके की लूटपाट की व्यवस्था को कंटिन्यूअस जारी रखा। खूब बोली लगाने वाले लोग यहां पर आने शुरू हुए। जो लोग उच्च बोली लगाते थे उन्हें इन एरियाज में बंगाल के, जो इन बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे, उसमें उन जमींदारों को जमीन दी जाती थी और उन्हीं जमींदारों को उस जमीन से भूराजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। तो यही व्यक्ति है, यही वॉरेन हेस्टिंग्स है जो 1777 में, 1777 के आसपास जो है पंचशाला व्यवस्था लेकर के आता है। 1777 में पंचशाला व्यवस्था, ठीक है। पंचशाला व्यवस्था जो है वो लेकर के आता है। नहीं, एक चीज, एक मिनट, एक यहां पर पंचशाला व्यवस्था जो है यहाँ 1772 के आसपास शुरू हुई। पंचशाला व्यवस्था 1772 के आसपास शुरू हुई। ये व्यवस्था यहां पर बंद कर दी गई। तो 527, हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा एक चीज फिक्स कर लीजिएगा आप लोग कि 1772 में ये व्यवस्था, इसने पंचशाला व्यवस्था शुरू करी और ये राजस्व की पंचशाला व्यवस्था थी। तो ये राजस्व की पंचशाला व्यवस्था 1777 में जो है इसने क्या कर दी, बंद करा दी। और बंद करा करके यहां पर कुछ समय के लिए वार्षिक, जो सालाना व्यवस्था है जिसको हम लोग वार्षिक व्यवस्था कहते हैं, वो वार्षिक व्यवस्था इसने शुरू करी, वार्षिक व्यवस्था। तो इसने यहां पर क्या किया है, वार्षिक व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। अब इन पंचशाला व्यवस्था और बाद में जो वार्षिक व्यवस्था भू राजस्व की है, इसमें होता क्या था, इसमें होता यही था कि भाई मतलब सिंपली, इन सिंपल मैनर अगर आप देखेंगे तो इस व्यवस्था में एक, जैसे पंचशाला है तो 5 साल के लिए और वार्षिक व्यवस्था है तो हर साल के लिए पर्टिकुलर लैंड जो जिसकी नीलामी हुआ करती थी, उसके जो जमींदार होते थे उन पर एक निश्चित ये लगा दिया जाता था, लगान की दर निश्चित कर दी जाती थी कि इतने में आपको देना है, और वो लगान आप देते थे। और इसी आधार पर आपको रेवेन्यू के लिए वो जमीन जो है वो दे दी जाती थी, आप वहां के लैंडलॉर्ड माने जाते थे। अगर रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे तो हम फिर नीलामी करेंगे, किसी और को दे देंगे। लेकिन इसके लिए हर 5 साल में कार्यक्रम हो रहा है, फिर बाद में हर साल ये कार्यक्रम होने लगा लूटपाट के उद्देश्य से। और इन सब चीजों का आरोप वॉरेन हेस्टिंग्स पे लगा और 1784 में फिर एक पिट्स इंडिया एक्ट आया बंगाल में इस अव्यवस्था को और ज्यादा रेगुलेट करने के लिए।
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ही है जिसने बंगाल में स्थायी भू राजस्व का एक सुझाव दिया कि यार ऐसे हर 5 साल में या हर साल में ऐसे राजस्व नहीं वसूला जाना चाहिए। इस चीज को सुधार करने के लिए एक स्थायी भू राजस्व सुधार की सुझाव वहां पर दिए गए। लेकिन आपको मालूम है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के आने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका काफी विरोध किया और फिर इन्हीं सब क्रमों में उसको जो है वापस बुला लिया गया लंदन। तो अफरा तफरी रही थोड़ी सी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाते हैं गवर्नर जनरल बन करके, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 में आते हैं 1786 में आप देखेंगे कॉर्नवालिस की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉर्नवालिस है ये रेवेन्यू बोर्ड का गठन करता है। रेवेन्यू बोर्ड का क्या करेंगे, ये रेवेन्यू बोर्ड का गठन करेंगे और इनसे कहेंगे कि यार ये कुछ बीच का रास्ता निकालो कि क्या स्थायी व्यवस्था हो सकती है। गठन किया गया लेकिन इनके रिकमेंडेशन से कोई काम नहीं बना, यानी कि अभी भी लगान की कोई एक पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं आई। हालांकि आगे चल करके 1719 में 1790 में ध्यान रखेंगे 1719 में इन्होंने 10 वर्षीय व्यवस्था जो है वो लागू करी, फिलहाल 10 ईयर की। जैसे यहां पर पंचवर्षीय थी वैसे यहां पर 10 साल की लगान व्यवस्था इन्होंने लागू करी। तब तक जो है वो वार्षिक लगान पद्धति ही चला करती थी, लेकिन 10 साल की लगान लागू होने का मतलब ये हुआ कि अगले बार जब इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो 1780 में किया 1800 में किया जाएगा। 1790 की बात है ये, 1800 में किया जाएगा। लेकिन अभी 10 साल नहीं बीते थे, 3 ही साल बीते थे इस व्यवस्था को लागू किए हुए। 1793 में यही व्यवस्था जो 10 साल के लिए लाई गई थी, इसी व्यवस्था को 1793 में क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया। तो जब यह व्यवस्था जो 10 साल के लिए लागू की गई थी, वही व्यवस्था जब स्थायी करी गई तो इस व्यवस्था का नाम हो गया स्थायी व्यवस्था, या इसी को इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, या इसी को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जमीन है वो जमींदारों के लिए फिक्स कर दी गई कि जो जितनी नीलामी लगाएगा उसको उसकी उतनी जमीन मिल जाएगी, और उस जमीन के ऊपर जो लगान लागू होगा वह लगान उसे हमेशा के लिए मंजूर होगा। न सिर्फ उसे मंजूर होगा बल्कि उस जमींदार के जो उत्तराधिकारी होंगे उनके ऊपर भी वही लगान की दर चलेगी। ऐसा करके लगान की दर को स्थायी कर दिया गया। जमींदार से कहा गया कि आप जो भी उपज आएगी उसका 11वां हिस्सा अपने पास रख लेंगे, शेष हिस्सा जो 89th पार्ट जो बचा वो आप कंपनी राजस्व में, कंपनी के राजकोष में जमा कराएंगे। तो ये थी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का प्रभाव अगर हम देखें तो ये प्रभाव आपको कहां कहां देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा बंगाल में सबसे ज्यादा, ठीक है, बिहार में और उड़ीसा में। तो आप इसको एक तरीके से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले इलाके ही मान सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये असम में भी रहा, ठीक है, इसके अलावा इसका प्रभाव आपको थोड़ा सा असम में भी देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा उस समय जो उत्तरी जो नॉर्दर्न प्रोविंस के हिस्से आते थे जिसको प्रेजेंट टाइम में हम यूपी बोल सकते हैं, उसमें जो बनारस है, बनारस वाला इलाका है, और जो गाजीपुर वाला इलाका है, गाजीपुर वाला जो इलाका है वहां से भी इसको जो है वसूला जाता था। और ऑल्दो ये भी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा ही है, बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये राजस्व व्यवस्था जो है नॉर्दर्न कर्नाटक जो है, उत्तरी कर्नाटक, नॉर्दर्न कर्नाटक का जो हिस्सा है वहां पर वसूली जाती थी। अब हम इस लोकेशन को, इन लोकेशंस को अगर मैप में देखने का प्रयास करें, अब अगर हम इन लोकेशंस को मैप में देखने का प्रयास करें तो हमको क्या दिखाई देगा, आइए एक बार नजर डालते हैं। अगर हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात करते हैं तो यार आप देखो ये हिस्सा पूरा मिला लो आप यहाँ पे पहले तो पूरा, है ना। तो इसमें से हम बंगाल वाला जो हिस्सा है ना, इसमें से जो हम ये बांग्लादेश बना हुआ है यार, बांग्लादेश भी मिटा देना चाहेंगे। बांग्लादेश की भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तब सब जो है क्या है, तब सब अपना बंगाल ही है, तब सब जो है आपका पोर्शन ये बंगाल वाला ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, अब आप यहां पर सोचो कि जब अब आपको यहां पर व्यवस्था लागू करनी है तो आप ये जो बंगाल वाला इलाका है, ठीक है, ये बंगाल वाला जो इलाका है आपका बंगाल, इसके अलावा ये उड़ीसा का जो यहां पर इलाका है, उड़ीसा, ये पूरा इलाका उड़ीसा का, ठीक है, और यहां पर आपका बिहार वाला जो इलाका है, ये मुर्शिदाबाद को थोड़ा मैं इधर उधर लिख देता हूं,
जिससे कि मुर्शिदाबाद को तकलीफ ना हो। ये तो मुर्शिदाबाद को तकलीफ होगी, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। कलकत्ता जो है, कलकत्ता को भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, नहीं तो कलकत्ता को भी तकलीफ होगी, ठीक। कलकत्ता। चलिए, तो ये हो गई बंगाल की बात, ये हो गई उड़ीसा की बात, और ये हो गई यहां पर आप मान के चलिए यहां पर ये बिहार की बात हो गई। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो असम का पार्ट है, यानी कि इधर वाला जो हिस्सा है, थोड़ा सा आप इसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर मैंने कहा उत्तर प्रदेश का गाजीपुर और बनारस वाला जो इलाका है, आप ये हिस्सा मान लीजिए कि यहां पर बनारस और गाजीपुर, बनारस गाजीपुर, ये जो इलाका है। अब यहां पर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करें इनविजिबल तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि ये तकरीबन जो हिस्सा है, ये तकरीबन जो हिस्सा है आपका इस तरीके से, ये आपका किस में आ रहा है, ये आ रहा है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। इस तरीके का जो ये हिस्सा है आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में आ रहा है, ठीक है। अब आप इधर से ऐसे करके बर्मा वर्मा जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, वो एक आपके ऊपर है, बट हम तो भारत की यहां पर बात कर रहे हैं। और तकरीबन आप देखेंगे कि 19% ऑफ टोटल इंडियन लैंड, पूरे भारत का 19% जो है, पूरे भारत का जो 19% है, 19% जो है, 19% जो है वो इसके अंदर कवर होता था, इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर कवर होता था। तो आई होप कि आपको ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम दूसरे सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, और हम आपको इसी में चीजें और आगे बताएंगे। तो अगली व्यवस्था भाई कौन सी होगी, बताइए, आप ही लोग बताइए अगली व्यवस्था कौन सी होगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए, एक्टिव रहा करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक चीज और मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, आप सभी लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूं दोस्तों, और वो बात यह है कि आप लोग जो ये हिस्ट्री ऑन मैप पढ़ रहे हैं ना, इसके अलावा एक कार्यक्रम मेरे द्वारा इसी क्लास के तुरंत बाद आज से आपको और मिलने वाला है, यानी कि शाम को 7 बजे से एक और कार्यक्रम आपको मिलने वाला है, और वो भी आपका अपना चहेता कार्यक्रम है, कोई और नहीं बल्कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्रा जी की ये बुक है। इस बुक को मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं, इसके 18 एपिसोड्स हो चुके हैं, 13 चैप्टर्स में हम लोग थे। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पर देखिएगा, सब आपको वहां पर दिखाई देगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछले जो 18 टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी 1 घंटे बाद, मतलब इसी लेक्चर के तुरंत बाद 7 बजे आपको ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष भी देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर के बाद थोड़ा सा चाय पानी अपना कर लीजिए और वापस आइए इस टॉपिक को देखने के लिए। चलिए, मैं आप लोगों को अगली व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा था, और अगली व्यवस्था जो है भैया वो आपकी कौन सी है। देखिए, ये तो आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बाद अब हम चलेंगे रैयतवाड़ी की तरफ। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरफ चलेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भाई ये वाली जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कौन सी है, ये बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, बंगाल के एरियाज में। तो ये बंगाल के एरिया वाली भू राजस्व व्यवस्था होगी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और रैयतवाड़ी सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। रैयतवाड़ी में सबसे पहले रैयत शब्द को समझना है। रैयत का मतलब होता है, जो रैयत मतलब वही किसान जो है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो वसूली कर रहा है, वसूली करने वाला जो व्यक्ति है वो जमींदार है। इसीलिए इस जमींदारी व्यवस्था को, इस इस्तमरारी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। यहां पर किसान है, यहां पर कौन है, किसान है, बीच में कोई और नहीं है, रैयत है सीधा। तो प्रत्येक जमीन धारक जो है, यानी जो किसान है, उसको भू राजस्व में जो लगान की शर्तें होंगी उसके ऊपर तय करी जाएंगी। यानी यहां पर एक इंडिविजुअल किसान जो है, उस किसान के ऊपर भू राजस्व जो है उसकी दरें तय की जाएंगी, और उसी दर के अकॉर्डिंग जो है ये अपना क्या करेंगे, ये उसी दर के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये उसी दर के अकॉर्डिंग ही अपने लगान को देंगे जो भी इनसे तय की जाएगी। खास बात यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है अस्थायी व्यवस्था है, यह एक अस्थायी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है। और दूसरी बात यह है कि यह परिवर्तनशील भी है, परिवर्तनशील व्यवस्था है।
इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप यहां पर देख रहे थे कि भाई अगर मैंने कह दिया कि ये व्यवस्था है स्थायी कर दी गई, और कैसे स्थायी की गई कि जमींदार और जमींदार के आने वाले जो उत्तराधिकारी उनको सबको वही लगान देना पड़ेगा, जो मैंने 11% और 89% वाला रेशियो दिया था, ये फिक्स था यहां पर। यहां ऐसा कुछ नहीं है, ये समय के अनुसार परिवर्तित जो है वो होता रहेगा ये व्यवस्था। तो एक तो ये बात आपको देखने को मिली। दूसरी बात, अगर इनके एरियाज की बात करते हैं तो इसमें खास तौर से बंबई वाला प्रांत आएगा, या हम उससे पहले एक नाम लिख सकते हैं मद्रास, मद्रास वाला एरिया आएगा। हम यहां चेन्नई नहीं लिख रहे हैं, मद्रास लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और बंबई वाला प्रांत आएगा। क्यों लिख रहे हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम मद्रास और बंबई क्यों लिख रहे हैं, मुंबई और चेन्नई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके अलावा थोड़ा सा पूर्वी बंगाल का हिस्सा भी इसमें आता था, पूर्वी बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा इसमें इंक्लूड होता था। ऐसा नहीं है कि पूरा बंगाल का, थोड़ा सा पूर्वी बंगाल का हिस्सा जो है आपको कहीं कहीं पर यह देखने को मिलता है, जो इस व्यवस्था के अंतर्गत आता था, जिसको हम लोग बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके अलावा आप देखेंगे थोड़ा सा असम का जो हिस्सा है, असम का हिस्सा, वहां पर भी आप इसको लागू होते हुए देखते हैं। मद्रास और बॉम्बे में इसको लागू होते हुए देखते हैं। कुर्ग में यह व्यवस्था, कर्नाटक के कुर्ग में यह व्यवस्था लागू हुई थी। तो इन व्यवस्थाओं में हमको जो चीज ध्यान रखनी है उसमें एक तो यह है कि इसके जनक जो हैं, इसके जनक माने जाते हैं टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो, ये नाम आपको एक तो ध्यान रखना है, टॉमस मुनरो, जो शुरुआत में इसको लेकर के आया। इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है कैप्टन रीड का। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो हैं वो इसके जनक माने जाते हैं, इस रैयतवाड़ी सिस्टम के जनक माने जाते हैं। और शुरुआत में जब ये इन लोगों ने व्यवस्था लागू करी है तो एक बहुत बड़े, मतलब शुरुआत में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुई, बाद में ये बंगाल बॉम्बे प्रेसिडेंसी इत्यादि में भी लागू हुई। तो टोटली अगर आप देखेंगे तो तकरीबन पूरे भारत के 51% भूभाग पे यह व्यवस्था लागू होते हुए आपको दिखाई देगी। बंबई प्रेसिडेंसी का पूरा भाग अगर आप देखेंगे तो ये इसमें लागू हुआ है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो 1792 के आसपास, 1792 में, 1792 के आसपास आप जो मद्रास वाला जो इलाका आप देखते हैं, मद्रास वाला जो ये पूर्वी इलाका जो मद्रास का आप देख रहे हैं, इसी मद्रास में एक जगह पड़ती है, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक जगह पड़ती थी बारह महल, जिला हुआ करता था बारह महल, ठीक है, जिला हुआ करता था, क्या नाम था उसका, बारह महल। आप मान के चलिए कि ये आपका मद्रास वाला लोकेशन है, तो इसी में यहां कहीं पे आप मान के चलिए कि बारह महल इलाका पड़ता था, बारह महल, ठीक है। तो बारह महल जिला है, यहां से इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपको बारह महल मद्रास से देखने को मिलती है। 1820 से 1827 के बीच में मुनरो यहां पर पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर देता है। और 1825 में आप देखेंगे एल्फिंस्टन का एक नाम आपको याद रखना है, एल्फिंस्टन और चैपलिन, ये दो नाम याद रखने हैं जिन्होंने इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी की तरफ जो है वो पूरी तरीके से लागू कर दिया। और दक्कन का जो पूरा इलाका है तकरीबन ये इसमें कवर होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आपका 1792 में मद्रास की तरफ, और तकरीबन जो है 1820 से 27 के बीच में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू होता हुआ दिखाई देगा। 1858 तक लगभग संपूर्ण दक्कन वाला जो इलाका है उसमें लागू किया गया, ठीक है। संपूर्ण दक्कन में ये जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको लागू कर दिया गया। तो अब आइए इसको मैप में भी देख लेते हैं। अगर आप इसको मैप में अगर आप लोकेट करना चाहेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी का इधर वाला पूरा इलाका, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये पूरा इलाका, दक्कन का पूरा इलाका, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इलाका इधर नॉर्दर्न पार्ट में भी आपको आते हुए दिखाई देगा। उत्तर का जो इलाका है उसमें भी आपको आते हुए दिखाई देगा। पंजाब सिंध वाला जो इलाका है वो पूरा सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रहा है, उन सब इलाकों पर ये लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत बड़ा एरिया, तकरीबन अगर हम इसमें देखेंगे तो ये लगभग जो है इस तरीके का एक बड़ा सा एरिया जो है ये कवर करता हुआ दिखाई देगा आपको।
मतलब पूरा का पूरा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये सब इसके अंदर कवर हो जाएगी। मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब पूरा कवर हो जाएगी, ये इलाका है। ये आपका 51% एरिया जो है आपको इसमें कवर होता हुआ दिखाई देगा, तकरीबन 51% एरिया। अब हम इसमें और एक पॉइंट ऐड करते हैं, और एक पॉइंट ऐड करके मैं जो है अब आपको अंतिम व्यवस्था की तरफ लेकर के चलता हूं। और वो अंतिम व्यवस्था जो है वो कौन सी है? अंतिम व्यवस्था जो है अब होगी आपकी वो महालवाड़ी व्यवस्था होगी। महालवाड़ी व्यवस्था, इसकी तरफ ले चलता हूं। अब देखिए महालवाड़ी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो व्यवस्था है इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1819 में लाया गया था। हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, ये लेकर के आए थे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भू सर्वेक्षण होना चाहिए। इन्होंने भू सर्वेक्षण का सुझाव दिया और ये कहा कि भू सर्वेक्षण के माध्यम से हमें नई भू राजस्व व्यवस्था जो है वो लागू करनी चाहिए। भू राजस्व लागू करने के लिए सर्वेक्षण कराना जरूरी है। और इस सर्वेक्षण में उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित जो भी व्यक्ति हैं और उन व्यक्तियों के जो अधिकारी वगैरह हैं उनका पूरा जो है ब्यौरा तैयार किया जाए, और ये सब ब्यौरा तैयार करने के बाद ही लगान का निर्धारण होगा। लगान के निर्धारण के लिए इन्होंने तमाम प्रकार के गांव या फिर गांवों का जो समूह है, गांवों का जो समूह है, उस समूह का मतलब एक ब्यौरा जो है वो तैयार करना शुरू किया। जैसे छोटे गांव हैं अगर, तो कई सारे छोटे गांव को मिलाकर के एक बड़ा सा समूह बनाया जाएगा, और बड़ा गांव है तो फिर वो एक इकलौता गांव रहेगा। ऐसे गांव या गांव के समूहों को महाल कहा गया। ठीक है, ये गांव और गांव के समूह ही क्या कहलाए? यही कहलाए महाल। और ये कहा गया कि हर एक महाल जो है इसका जो इनके जो इसको एक इकाई के रूप में माना जाए, इसको एक यूनिट के तौर पर माना जाए, और जो भी निर्धारित लगान है वो इन इकाइयों पर लगाई जाए। अब इन इकाइयों से जो राजस्व वसूलना होगा, उस राजस्व को वसूलने का अधिकार इस गांव या महाल का जो मुखिया होगा, मुखिया जो है वो इसे वसूलेगा। मुखिया राजस्व वसूलेगा। तो राजस्व वसूलने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया? वो दिया गया मुखिया को। अब देखिए तीनों में आप ये सेपरेट बात समझ लीजिए। यहां पर राजस्व वसूलने का अधिकार किसको है? यहां पर राजस्व वसूलने का स्थायी व्यवस्था में जमींदारों को है, जिनको जमीन नीलाम करके दी गई है। यहां पर राजस्व वसूलने का अधिकार किसको है? सीधा कंपनी को है। यानी कि राजस्व कोई बीच में नहीं वसूलेगा, कोई बिचौलिया है ही नहीं इसमें राजस्व वसूलने का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहां पर राजस्व वसूलने का अधिकार जो है वो मुखिया कर रहा है। तो इसमें मुखिया है बीच में, इसमें आप देखेंगे कि जमींदार है बीच में, लेकिन इसमें बीच में कोई नहीं है, ये आप ध्यान रखें। और रैयतवाड़ी व्यवस्था तो एकदम जबरदस्त, मतलब ये भी बहुत कह सकते हैं कि लूटपाट की तरीके की व्यवस्था थी। इसमें भी काफी ऊंची तरीके की, क्योंकि अस्थायी थी और परिवर्तनशील थी, तो जब मर्जी होती थी, जैसे मर्जी होती थी, वो टैक्सेस लगाए जाते थे। परंतु महालवाड़ी व्यवस्था भी कुछ कम नहीं थी। जब महालवाड़ी व्यवस्था आई और इसमें भू राजस्व वसूलने का अधिकार महाल के जो मुखिया थे उनको दिया गया, 1822 में इस व्यवस्था को एक कानूनी रूप दे दिया गया। 1822 में अगर आप देखेंगे तो इसको जो है, इस व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। हालांकि 1819 के आसपास से इसे शुरू कर दिया गया था, पर 22 में कानूनी रूप दिया गया। तो जिस समय कानूनी रूप दिया गया तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि भूमि की उपज का 80%, भू उपज का 80%, 80% ये कंपनी के राजस्व में, कंपनी के राजकोष में आएगा। ये बात तय की गई। यानी कि 20% गांव जो है वो अपने पास रख सकता था, 80% जो उपज होगी वो उसका राजस्व जो है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा कंपनी के पास में। तो ये वसूल पाना और इसको पे कर पाना, ये बहुत मतलब अजीबोगरीब बात हुई। लोगों के द्वारा इसकी सक्षमता दिखी नहीं। तो फाइनली 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसमें कुछ सुधार किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में मार्टिन बर्ड करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। तो मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन, ये नाम आता है आपका 1833 के लिए, जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो हैं, बेंटिक,
ये जो है इसको सुधारने के लिए कहते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा इन लोगों ने सुधार किया है, रेवेन्यू को मॉडिफाई किया है, 80% की बजाय इसको कंपनी के लिए 66% कर दिया गया। तो जो अभी कंपनी के पास 80% आता था, इसको बाद में 66% किया गया। यही व्यवस्था जो है महालवाड़ी व्यवस्था के तौर पर जानी जाती है। अब यह व्यवस्था कहां कहां पर रही, अगर हम उत्तर में देखेंगे तो उत्तरी भाग में अवध और जो आगरा वगैरह का जो इलाका है वो रीजन इसके अंतर्गत आता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था में आप देखेंगे अवध और आगरा का जो रीजन है, नॉर्दर्न एरिया में ये वाला हिस्सा आता है, यानी इधर का जो हिस्सा है ये जो पूरा पोर्शन आप बीच का देख रहे हैं, इसको आप इसके अंतर्गत ला सकते हैं। दक्षिण भारत का जो शेष हिस्सा है, जो बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है वो आएगा। मध्य प्रांत का जो हिस्सा है ये मध्य प्रांत का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मतलब इसमें दक्षिण भारत, शेष दक्षिण भारत, ठीक है, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत वही जिसको आजकल आप लोग मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस तरीके के मध्य प्रांत का है। और इसके अलावा जो पश्चिमोत्तर में ये पंजाब का जो रीजन बचा, ये वाला जो पंजाब का रीजन बचा, इस पंजाब के रीजन में इसको लागू किया जाता था। ये व्यवस्था यहां पर लागू रहती थी। अब अगर इसके एरिया को आप देखना चाहेंगे तो ये एरिया तकरीबन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि इसको वही मतलब यहां पर इस तरीके से लागू किया गया। ये मतलब ये पूरी व्यवस्था आप देखिए, ये पूरी व्यवस्था जो है यहां पर इस तरीके से लागू रहती है। तो अगर हम इसे क्लरिफाई करें तो हमको ये देखने को मिलेगा कि भाई ये व्यवस्था जो है आप लेकर के बैठते हैं यहां पर, इस जगह पर आप तकरीबन 51% एरिया जो है, तकरीबन 51% एरिया ये आपका रैयतवाड़ी है, ये आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और जो टोटल 51% भूमि पर 51% भूमि पर लागू होती है। इसके अलावा अगर आप इस व्यवस्था की बात करते हैं, यहां की बात करते हैं, तो यहां पर ये आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये आपका तकरीबन 19% जो इलाका है भारत का, 19% इलाका उसको कवर करता है। अब इन दो इलाकों के बाद का जो हिस्सा बचा, अब यही चीजें अगर हम यहां पर भी कंटिन्यूली लिख दें, ये जो आपका एरिया बच रहा है इन जगहों पर, अगर आप इन चीजों को यहां पर लिख दें तो जो शेष हिस्सा यहां पर अब बचा, ये वाला जो हिस्सा बचा, इस एरिया को आप क्या कहेंगे? इस एरिया को आप कहेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। इसको कहेंगे महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो तकरीबन 30% ऑफ एरिया जो है वो कवर करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 30% का हिस्सा जो है भारत का वो कवर करेगा, 19% हिस्सा ये, और 51% एरिया जो है आप यहां पर देख रहे हैं, 19% एरिया आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये आपको पता चल गया, ये स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है। ठीक है, ये महालवाड़ी है, और ये आपका रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी का इलाका है, और यहां पर आप देखेंगे ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इलाका हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का इलाका आपका हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तरी प्रांत है, मध्य प्रांत है, दक्षिण का इलाका है, और पंजाब का इलाका है। ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिला, और यहां पर मैंने आपको लिख ही दिया है बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम, गाजीपुर, बनारस। तो ये आपके यहां पर बंदोबस्त व्यवस्थाएं हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं। आई होप कि आपको ये सभी बंदोबस्त व्यवस्थाएं जो है भारत की ये समझ में आई होंगी, कहां कहां पर आप किन किन लोकेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं आपके लिए, ये आप देख सकते हो, ये आपका मैं अलग पेन से और अलग तरीके से थोड़ा सा लिख देता हूं जिससे कि आप इसको पहचान सकें। ये आपका स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये वाला जो इलाका है आपका, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इलाका आपका रैयतवाड़ी है, रैयतवाड़ी।
व्यवस्था, ये आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, और ये वाली जो आप व्यवस्था देख रहे हैं ये महालवाड़ी व्यवस्था है, व्यवस्था। तो चलिए, अब तीनों व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई हैं। जाने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूं, अभी शाम को 7 बजे आप देखेंगे कि आपको एक नया प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्रा। ये किताब कंटिन्यू हो रही है। आज हम इसमें लेक्चर नंबर 19 जो है वो शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 13 में। तो आप चैप्टर नंबर 13 लेसन नंबर क्लास नंबर 19 की शुरुआत करेंगे। और एक चीज और है कि भाई फिर से मैं आपको सबको लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि लगभग शाम के 7 बजने वाले हैं, पॉलिटी विषय के साथ जो ये शुरू हुआ है हिंदी में प्रतिज्ञा बैच, जिसमें फुल फी रिफंड का आपके पास में मौका है। अब आपके पास में तकरीबन 5 घंटे का समय शेष रह गया है। जल्दी से जल्दी इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको इस बैच से जुड़ जाना है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके पास में 2 से 3 साल का समय है तो 36 माह की वैलिडिटी वाला ये लॉन्ग टर्म बैच आपका इंतजार कर रहा है। आप इसमें एनरोल होइए। शाम को 5 अगस्त से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। दोनों बैचेस में एनरोल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ पाने के लिए आपको 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है, आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन में जो सर्च वाला बार है, उस सर्च वाले बार में सिर्फ आपको पीडीएफ लिखना है और सर्च कर देना है। ठीक है, लेंस पे सर्च कर देना है तो आपके लिए ये पीडीएफ वाला एक कोर्स टाइप का जो है वो ओपन हो जाएगा। आप उसको जो है उसमें एनरोल हो जाइएगा, वो निःशुल्क है, आप उसे एनरोल कर लीजिएगा और आपको उसमें सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और टेलीग्राम में विरद.दुबे, बीच में डॉट लगा हुआ है, विरद.दुबे, इस नाम से आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए। और अगर आपको एडमिशन लेना है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे यहां पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम इस पे संपर्क कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप विरद.दुबे के नाम से ही खोज सकते हैं। सेम चीज है, आप आराम से खोज सकते हैं। या फिर आप हमें इसी के आगे virat.dube@studiiq.com इस पर मेल कर देंगे तो मेल के माध्यम से भी आपकी बात हम तक पहुंच पाएगी। तो चलिए मुलाकात करते हैं इस सेशन में और मुलाकात करते हैं प्रतिज्ञा बैचेस में जो आप लोग जिसमें एनरोल करा रहे हैं अपने आप को। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।